शांति। ओम शांति दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है पावर ऑफ प्रकाश चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ब्यूटीफुल एंजल्स, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए दादी जी की विशेषताओं का रसपान करेंगे हमारी प्यारी मीठी कुंती दीदी जी के मुख कमल से। तो हम ब्यूटीफुल एंजल्स अभी तैयार हैं, तो चलिए दीदी जी के मुख कमल से रसपान करते हैं दादी जी की विशेषताएं। जी दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनेंगे कि दादी जी का प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व था। चंद्रिका बहन मादे नगर अहमदाबाद की है। आप यूथ विंग की वाइस चेयरपर्सन है। आप बहुत अच्छी तरह से सभी जानते भी होंगे कि बहुत बार उनके क्लासेस बच्चियां वगैरह कराती रहती हैं। चंद्रिका बहन बता रही है कि बात सन 1966 की है। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी कुछ सदस्यों के साथ मुंबई से माउंट आबू जा रही थी। अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन बदलनी थी, जिस कारण मैं दादी जी के लिए चाय नाश्ता आदि लेकर गई थी। ट्रेन रुकने पर मैं कंपार्टमेंट के अंदर गई तो पाया कि दादी जी एक राशन से भरी बोरी पर बैठी थी और साथी पार्टी कुछ सीट पर बिठाया हुआ था। ये दृश्य देखते ही मुझे दादी जी की त्याग कृति के प्रति बहुत ही सम्मान पैदा हुआ और उनके प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को देखते हुए यह भाव पैदा हुआ कि मुझे इन दादी जी जैसा बनना है। हालांकि दादी जी से मेरा पूरा परिचय नहीं हुआ था, पहली बार ही मैं मिल रही थी, परंतु उनके प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व की झलक मेरे लिए अमृत बन गई। हेडिंग है, दादी जी मेरी प्रेरणा स्रोत थी। दादी जी मुझ पर बहुत ही अपनेपन का अधिकार रखती थी। एक बार अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होने वाली थी। हम सभी हिस्ट्री हॉल में बैठ गए। दादी जी ने मुझे अचानक बुलाया और कहा, चंद्रिका तुम म्यूजियम की सर्विस पर जाओ, अभी वहां पर बहुत आवश्यकता है। दादी जी ने कहा और मैं चली गई। मुझे लगता है दादी जी को त्याग वृत्ति ने ही मेरे में भी त्याग का सद्गुण भर दिया। उस दिन जब मैं म्यूजियम से वापस आई तो दादी जी ने मुझे बाप दादा से मिलाया। तब बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्ची बहुत चतुर है, त्याग का पदम गुना भाग्य जमा कर लिया। ऐसे ही एक अन्य प्रसंग है। मधुबन में कुमारियों की 1 मास की ट्रेनिंग होने जा रही थी। मैं भी उस ट्रेनिंग के लिए आई थी। अव्यक्त बाप दादा ने मुझसे पूछा, कौन सा नंबर लेगी? मैंने जवाब दिया, फर्स्ट नंबर। आश्चर्य की बात थी कि दूसरे दिन सुबह दादी कुमारका जी ने मुझे बुला करके कहा, तुम्हें ट्रेनिंग में नहीं रहना है, आज से तुम म्यूजियम सेवा पर जाओगी। एक सेकंड के लिए मेरे मन में आया, मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा, लेकिन फिर तुरंत ही दादी जी की बात स्वीकार कर ली और लगातार म्यूजियम सर्विस पर जाती रही। यह थी दादी की त्याग करवाने की शक्ति। दादी खुद त्याग मूर्त थी तो त्याग करवाने की शक्ति। जैसे मुझे दादी में परम विश्वास था, दादी जी का मेरे पूर्ण निश्चय था कि चंद्रिका मेरे कहने पर चलेगी। एक बार दादी जी का मेरे पास पर्सनल लेटर आया, देखो चंद्रिका, बाबा का भावनगर का सेंटर थोड़ा ढीला है। चंद्रूबेन की मां ने खुला है और चंद्रूबेन अमेरिका गई हुई है, तो इस सेवा केंद्र को अच्छी तरह से नारायणपुरा के भाई बहनों के सहयोग से उठाना है। दादी की यह आस तुम्हें पूरी करनी है। दादी जी के कहने पर इस सेवा को मैंने स्वीकार किया और लगातार 1.5 साल तक पुरुषार्थ किया। फिर वहां 150 भाई बहनों की नियमित क्लास होने लगी। मुझे लगता है
दादी जी को आत्माओं की शक्ति की जबरदस्त परख थी और व्यक्ति से काम कराने का गजब तरीका भी था। हेडिंग है, दादी जी एक कुशल प्रशासिका रही। दादी जी किस तरह एक कुशल प्रशासिका रही, उसका मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। 1974 में 1974 में अहमदाबाद में सेवा का एक नवीन प्रयोग बाबा ने करवाया, जिसके लिए प्रथम 3 दिन पूर्णतया मौन में रही और प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया। प्रोजेक्ट था राजयोग शिविर। एक ही साथ 5 राजयोग शिविरों की 3-3 दिनों की श्रृंखला बनाई थी। इस राजयोग शिविर में जिन्होंने भाग लिया उन्होंने बहुत ही अनुभव किए। किसी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, किसी ने ज्योति देखी, परम शांति का अनुभव और जीवन में बदलाव लाने का बहुतों को संकल्प आया। व्यसनों का त्याग, अशुद्ध भोजन का त्याग करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए। कईयों ने ब्रह्मचर्य व्रत और नियमित राजयोग का अभ्यास करने का संकल्प किया। मैंने ये सारा समाचार आदरणीय दादी जी को लिख करके भेजा। समाचार पढ़ते ही दादी जी ने मुझे अपने पास मधुबन में बुलाया। उस समय यज्ञ की कुछ बड़ी निमित्त बहनों की मीटिंग थी। दादी जी ने मुझे कहा, तुम इन सभी को राजयोग शिविर कराओ। मैं संकोच कर रही थी क्योंकि उस समय मैं नई भी थी और उम्र भी बहुत छोटी थी, मात्र 23 साल की उम्र थी। दादी जी ने मनोहर इंद्र दादी जी को मेरी बाजू में बिठाया और कहा, शिविर कराओ। मैंने दादी जी की आज्ञा का पालन किया। जब इन बड़ी बहनों ने शिविर के अनुभव दादी जी को सुनाए तो दादी जी ने मुझे कहा, अब तुम यहीं बैठ जाओ, इन सारे लेक्चर्स की पुस्तक लिखो और उनकी मार्गदर्शिका भी लिखो। मैंने करीब 3 दिन में दादी जी को ये सब तैयार करके दिया। दादी जी ने केवल 2 दिन में उस पुस्तक को प्रिंटिंग करवा लिया और उस समय जितनी भी टीचर्स थी सभी को फ्री में सौगात दिया। आवश्यक कार्य को समय देकर कितना जल्दी करना चाहिए, ये दादी जी से सीखने को मिला। यानी मीटिंग में आई हुई बहनों को लिखत सहित शिविर का मिल जाए। दादी जी की ऐसी भावना जो पढ़ने से लगता है, ऐसी भावना थी और चंद्रिका बहन ने उस भावना को भी पूरा किया। फिर दादी जी ने कहा, देखो चंद्रिका, ये नया भवन बन रहा है, इस राजयोग भवन में राजयोग शिविर चलेगी और राजयोग भवन तैयार होते ही मुझे आदेश आया, अहमदाबाद से शिविर का ग्रुप लेकर के आओ और यहाँ ही शिविर कराओ। तभी से दादी जी ने राजयोग शिविर का भी आरंभ किया। हेडिंग है, दादी नंबर 1 कैसे बने। मेरे सौभाग्य की बात है, मैं जितनी महिमा करूं कम ही है। साकार बाबा ने मुझे और वेदांती बहन को आदरणीय दादी जी के साथ उस समय के भारत के सभी सेवा केंद्रों के टूर पर भेजा था। मुख्य स्थान टूर दादी जी के साथ पूरा करने के बाद मैंने दादी जी से एक प्रश्न पूछा था, दादी जी आज दादी जी कैसे बने। दादी जी ने कहा, ये भी कोई सवाल है। मैंने कहा, यही मेरा सवाल है और आपको जवाब देना होगा। तब दादी जी ने कहा, देखो चंद्रिका, बाबा को कोई भी कार्य कराना होता तो सभा में सभी से पूछता, ये काम कौन करेगा। तो सबसे पहले मैं हाथ उठा कर देती थी, चाहे वो काम मुझे नहीं आता हो। फिर उस कार्य के बारे में मम्मा या बाबा से पूछ लेती थी। कार्य के प्रति तत्परता और बाबा के आदेश को तुरंत स्वीकार करने के सेवा भाव के आधार से दादी जी ने नंबर 1 प्राप्त किया। इसलिए दादी जी सभी के अंदर भी यही भाव भरते हैं कि जब भी किसी सेवा के लिए कहा जाए तो फट से हाँ कहो कि सेवा कौन करेगा तो हम करेंगे। हाँ जी,
कोई भी सेवा के लिए हम ये ना सोचें कि ये कैसे होगी, हम पूछ करके हम करते जाएं। दादी जी श्रेष्ठ तपस्विनी थी। दादी जी श्रेष्ठ तपस्विनी थी। लोगों के दिलों के भावों को जानकर, औरों को खुश करके स्वयं को मोल्ड करने वाली थी। एक बार अहमदाबाद में नवरंगपुरा विस्तार में भव्य मेले का आयोजन किया गया था। उद्घाटन के लिए गवर्नर आने वाले थे और दादी जी का भी आने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारण से दादी जी के आने का प्रोग्राम कैंसल हुआ और मेरे पास समाचार आया कि दादी जी नहीं आएगी। मुझे थोड़ा धक्का सा लगा। मैंने दादी जी को फोन किया, तब भी दादी जी ने कहा, सॉरी चंद्रिका, दादी नहीं आ सकेगी। दादी जी के ये शब्द सुनकर मैं भी क्या कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने प्यारे बाबा से बात की और बाबा को कहा, किसी भी हालत में आपको बाबा दादी को जरूर अहमदाबाद लाना होगा। बाबा के साथ मेरी हठीली याद थी। दो, 2 दिन के बाद दादी जी का फोन आया, ठीक है चंद्रिका, दादी तुम्हारे पास आएगी। हमें खुश करने के लिए दादी जी ने अपना प्रोग्राम बना ही लिया। ऐसी थी हमारी मीठी प्यारी दादी जी। बाबा क्या कहते, ये बाप और बच्चों के संगम युग के सुहेज हैं। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है ना। दूसरी बात बाबा कहते, जितना भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, बस चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। तीसरी बात बाबा ने कहा, बच्ची तो बाप दादा द्वारा हीरो की मालाओं से सजी हुई है, संपन्न देवी है, क्योंकि साकार में बाप दादा का निमित्त स्वरूप पर इतने सर्व ब्राह्मणों को और विश्व सेवा को संभालने में योग्य बनी है। चौथी बात बाबा ने कही, निमित्त तो आप बनी ना, ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं, कमाल है। अब देखिए आगे, स्नेह की प्रतिमूर्ति दादी माँ, काठमांडू नेपाल की तरफ, किरण बहन, जिनके बारे में कितना भी कहे कम ही लगता। वे प्रतिभाशाली, सबकी प्यारी आदरणीय दादी जी स्थूल रूप से हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी यादें भुलाई नहीं जा सकती। वह तेजस्वी मस्तक, रूहानियत और प्यार भरी आंखें, उदारता के प्रतीक, सदा हर्षित एवं ओजस्वी बोल, सफेद बालों में छिपे सफेद विचार, रुई समान कोमल एवं वरदानी हस्त, विशाल हृदय, सदा उमंग उत्साह भरे कदम, ऐसी थी मेरी दादी माँ। हेडिंग है, दादी जी की शुभ भावना ने ही मुझे समर्पित किया। मुझे हमेशा महसूस होता है कि दादी जी सदा मेरे साथ हैं। हम बचपन से ही दादी जी की पालना लेकर बड़े हुए। बचपन में ही सारा परिवार ज्ञान में आ गया। इस यज्ञ में ही बड़े हुए। दादी जी की शुभ भावना, शुभकामना सकाश, मेरे प्रति विश्वास तथा प्यार भरी बातों ने मुझे खींच करके समर्पित करा दिया। दादी में ये बहुत बड़ी ताकत थी कि कैसे कैसे कुमारियों के अंदर उस शक्ति वो बल भरती थी और कुमारियां बाबा के आगे समर्पित हो जाती थी। यह मुझे भी याद आता है कि हम भी 14 वर्ष की थी, अभी तो पढ़ रही थी, मैं 9th में थी। तब दादी ने कहा कि तुम 9th का भी पूरा हुआ था और वैकेशन में मधुबन पे आई। तो दादी जी ऐसे आंगन में चक्कर लगा रहे थे बाबा की झुपड़ी से लेकर के गेट तक।
तो मैं दूर से देख रही थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी दादी। तो दादी ने इशारे से मुझे बुलाया। तो मैं समझी पता नहीं किसको इशारा कर रहे हैं, लोग चार और भी देख रहे थे। तो फिर दादी ने कहा कि तुम आओ। तो मैं गई, दादी अंगुली पकड़ करके वॉक कर रहे थे। फिर दादी ने उस समय जैसे हमसे पूछा कि तुम क्या करती हो। मैंने कहा स्कूल में पढ़ती हूँ। तो कहा कि फिर क्या करना है। तो मैंने कहा कि बंधन है तो उसके कारण पढ़ाई आवश्यक है। अभी तो 11वीं एसएससी है, तभी 11वीं एसएससी। तो मैं कहा 2 वर्ष तो स्कूल के हैं और उसके बाद कॉलेज का, तब तक बंधन भी क्या है मालूम नहीं। तो दादी ने कहा नहीं, तुमको आगे नहीं पढ़ना है, तुमको बाबा की सेवा करनी है। मतलब उस समय कैसे पत्थर डाल देते हैं ना, तो पानी में लहरें चलने लगता है। वो मन के अंदर पत्थर दादी ने सेवा का डाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा मेरा तो बंधन है। तो दादी ने कहा हाँ, लेकिन दादी की इच्छा है कि फिर तुम कोई ऐसा कोर्स ले लेना जो लंबे समय का हो, नाम कोर्स में लिखा हो, पर जाना तुम सेंटर पर। मैंने भी कहा ठीक है। फिर समझ में नहीं आता था, मैंने कहा 11वीं तो पूरा हो उसके बाद सोचते हैं। तब फिर विचार किया कि सिलाई कोर्स में एक डिप्लोमा कोर्स था, जो ऐसे करो तो 2 वर्ष भी कर सकते हैं और 1 वर्ष भी कर सकते हैं, ऐसा था। मैं कहा 1 वर्ष का तो नाम दिखा दिया, परंतु मात्र मैं सारे वर्ष में, एक पूरे 1 वर्ष के अंदर 8 या 10 दिन गई होगी, इससे ज्यादा दिन में नहीं गई डिप्लोमा कोर्स के लिए। लेकिन मैंने एग्जाम दिया, उसकी राइटिंग एग्जाम भी होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती है। वो बाबा ने मुझे पास कर दिया, सर्टिफिकेट भी दिला दिया, मैं सिलाई क्लास खोल सकूं। परंतु मुझे आता कुछ भी नहीं है। तो फिर मतलब बाबा ने उस समय कैसे पास किया, ये दादी की कमाल थी। मैं वहां का बोल करके मैं जाती थी सेंटर पर, सुबह क्लास करके आएगी, फिर वापस कायदे प्रमाण घर आ जाएगी। फिर उसका समय जब होगा तब निकलेगी, शाम को उसके छूटने का समय तब वापिस छूट के घर आ जाएगी, फिर तैयार होकर के वापस सेंटर पर जाएगी। मतलब फुल डे कैसे सेवा करना है, वो दादी ने वो बीज उस समय ही जैसे डाल दिया और धीरे धीरे समर्पित भी हो गए हैं। तो ये है दादी के अंदर, जैसे उन्होंने बताया ना कि दादी ने मुझे समर्पित करवा दिया। तो ऐसे कई कुमारियों का, न सिर्फ मेरा लेकिन अन्य कई कुमारियों का भी ऐसा अनुभव है कि दादी में वो बड़ी ताकत थी कि किसको क्या और कैसे करना है। फिर क्या कि दादी जी ने अपने हाथों से मुझे चाय पिलाई। सन 1991 की बात है, काठमांडू से हम 4 बहनें भट्टी में आई थी। दादी जी ने कहा कि सभी टीचर्स की ग्लोबल हॉस्पिटल में चेकिंग होनी चाहिए। मेरी चेकिंग के बाद डॉक्टर ने कहा पेट के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फौरन दादी जी ने मुझे डॉक्टर बनारसी भाई के साथ ऑपरेशन कराने के लिए मुंबई भेजा। ऑपरेशन के बाद मधुबन में वापस आए। आते समय संयोगवश मुंबई से दादी जी की ट्रेन में हमारी भी टिकट थी। मैंने अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि आज की रात ट्रेन में दादी जी के साथ रहेंगे। ऑपरेशन को 4 ही दिन में थे। दादी जी के साथ रहते सारा दर्द दूर हो गया। दादी जी ने कहा कि दिखाओ मुझे कैसा है। दादी जी ने साथ रखा और खिलाया भी फिर। कहा कैसे दर्द है वो भी दिखाया। उसके बाद दादी ने उनको खिलाया भी और साथ भी रखा। बाद में खुद ही पर्स से टाट निकाल करके ऑपरेशन का घाव देखा और कहा ये जल्दी ठीक हो जाएगा। रात में सोते समय लगा कि मैं दादी जी के गोद में सोई हूँ। सुबह अहमदाबाद उतरना था। दादी जी के पास 2 कप चाय थी, साथ में मोहिनी दीदी भी थी, मेरे साथ एक बहन और भी थी, हम 4 थे। दादी जी ने पहले मुझे चाय दी। मैंने कहा दादी जी ये तो आपके लिए है, आपके लिए है, आप पी लीजिए, तो चाय कम पड़ जाएगी। दादी जी ने कहा किरण तुम बीमार, दादी बीमार नहीं है, इसलिए ये चाय पहले तुम्हें पीनी चाहिए। फिर दादी ने अपने हाथों से मुझे चाय पिलाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर खुद एक एक घूंट भी नहीं पिया और पहले मुझे पिलाई, जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाए बिना नहीं खाती,
ऐसे दादी ने भी मेरे साथ किया। ये मेरा अनुभव दादी जी के साथ था। दादी जी स्वच्छता और सादगी की अवतार थी। एक बार काठमांडू माना नेपाल में विश्व हिंदू महासम्मेलन हुआ था। उस समय दादी जी नेपाल में आई थी। वहाँ बहुत सारे संत, महंत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर देश विदेश से आए हुए थे। उस प्रोग्राम में दादी जी को भाषण करना था, परंतु स्टेज बहुत बड़ी थी। दादी जी साधारण चौकी पर बैठी थी, जिस पर एक पतली चादर थी, दरी भी नहीं थी। हमने दादी जी से पूछा, दादी आप कैसे बैठेंगी, आपको मुश्किल होगा। दादी जी ने कहा, मुझे आज इन महामंडलेश्वरों को तीर लगाना है, बाबा का संदेश देना है। मुझे इतनी खुशी है कि पट पर बैठकर भी इन्हें संदेश देना है। इतना उमंग उत्साह था। 1 घंटे तक भाषण किया। बाद में हमने पूछा, दादी जी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो दादी ने कहा, नहीं, आज 1 घंटा बाबा बोला है, दादी तो नहीं बोली। इतनी देही अभिमानी थी। श्वासों श्वास बाप में समाई हुई स्वच्छता और सादगी की अवतार थी। दादी जी ने सिंपल गए सैंपल बन के दिखाया। सदा एक को उमंग देते हुए गिरे हुए को उठाया। हर बात में अच्छा अच्छा करते अच्छा बना दिया। सबके दिलों को जीतकर सबको अपना बनाया और सबकी दादी बन गई। अब बाबा क्या कहते, आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावन खार बने और बच्चों को करण खार बनाया। अच्छा है, यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। दूसरा बाबा ने कहा, दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का भी सोच नहीं है। आज हम इतना ही सुनते हैं, उसके आगे फिर हम कल देखेंगे। दादी जी की एक एक विशेषताओं को सुनते हैं तो लगता कि दादी के अंदर कितना जोश, कितना उमंग, कितना उत्साह और सचमुच बाबा के प्रति इतनी निष्ठा, जो खुद तो बाबा के कार्य में ऐसे संलग्न रहे और हम सभी को भी ऐसे संलग्न किया। यहाँ भी जब सुनाया कि दादी ने चाय पिलाई तो मुझे आइसक्रीम याद आई। आइसक्रीम सभी को याद आती है, लेकिन वो आइसक्रीम जो दादी जी ने अपने हाथों से खिलाई थी। दादी जी खा रहे थे, हमारा सारा बुरीवली का ग्रुप बैठा था, हम भी सब साथ में दादी के साथ पिकनिक करने बैठे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। लेकिन फिर दादी जी के लिए दूसरी भी कटोरी में भाई लेकर के आया। तो दादी जी ने पूछा कि आइसक्रीम किसको अच्छी लगती है? तो दिव्या बहन ने तब दादी जी को कहा, दादी कुंती को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो दादी ने कहा, अच्छा, ये कुंती की कटोरी खानी पड़ेगी। तो मैं पकड़ के बैठी रही कि मैंने कहा कि ये तो दादी की कटोरी है, मैं कैसे खाऊं? तो दादी ने कहा, अरे तुम पकड़ के क्यों बैठी हो? तो मैं अभी कैसे बोलूं कि आपकी कटोरी है? तो मैं देख ही रही थी। फिर दादी ने उसी में से चम्मच से निकाल करके खिलाया। तो मैंने कहा, दादी आपकी कटोरी और चम्मच है। तो दादी ने कहा, तुम किसकी हो? कटोरी चम्मच दादी का है, तो तुम किसकी हो? मैं तो आपकी हूँ, मैं तो शुरुआत से आपको माँ कहती हूँ, तो मैं आपकी हूँ। तो दादी ने कभी कटोरी भी तुम्हारी है। तो मैंने कैसे भी प्यार से दादी हर कुमारियों को, किसी को चाय तो किसी को आइसक्रीम तो किसी को और कुछ खिला करके माना उमंग, उत्साह और शक्ति भर देते थे। ओम शांति दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी कि आपने कितना अच्छे से दादी जी की विशेषता का वर्णन किया, रसपान किया हम लोगों ने भी। और जैसे कि चंद्रिका दीदी अहमदाबाद की और वहाँ किरण बेन नेपाल की, तो उन दोनों का हमने विशेषताओं से भरपूर अनुभव भी सुना। और साथ साथ में हम सभी ने कुंती दीदी जी का भी अनुभव सुना, कैसे आइसक्रीम दादी जी ने खिलाया। और बहुत अच्छे से जैसे हमको लगा कि हाँ दादी जी हम सभी को आइसक्रीम खिला रही है।
तो हम चले वो दादी जी की विशेषता जो बाप दादा भी करते हैं कि दादी कितनी मीठी प्यारी त्याग तपस्या की मूर्त भी थी। तो चलिए हम बाप दादा की याद में अभी 2 मिनट। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। थैंक यू सो मच शांति। दीदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप Thank सभी ब्यूटीफुल एंजल्स का भी बाबा। बहुत शुक्रिया। तो हम कल मिलते हैं पारस प्रकाश चैनल पर अनुभव से अनुभूति प्रोग्राम में। थैंक यू दीदी जी, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।